नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर बोले सीएम योगी, माफिया अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। सीएम ने कहा है कि कानून व्यवस्था के आधार पर जनता ने हमें चुना। पहले पेशेवर माफियाओं को सत्ता का संरक्षण था। पहले माफिया गरीबों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। माफियाओं की 2500 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। सार्वजनिक संपत्ति पर गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे। गरीब के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ माफियाओं के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेस का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर अपराधी भी हैं, भूमाफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर। खबर लखनऊ से, जहां फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खुलेआम अवैध असलहे से फायरिंग की थी। नीरज सिंह और मनीष तिवारी भेजे गए जेल। सपा का पूर्व सचिव भी रह चुका है नीरज सिंह। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लिया था मामले पर संज्ञान। फायरिंग करने का वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में फायरिंग मामले में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के संज्ञान लेते हुए कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा गया है। रईसजादे मनीष तिवारी के जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान खुलेआम अवैध असलहे से फायरिंग करने वाला शख्स नीरज सिंह और मनीष तिवारी को जेल भेज दिया गया है। कुछ ही घंटों में पुलिस ने दोनों रईसजादों को धर दबोचा। नीरज सिंह समाजवादी पार्टी का पूर्व सचिव भी रह चुका है। नीरज सिंह की सपा नेताओं के साथ कई फोटो और नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। 8 अप्रैल को एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया जिसमें कुछ व्यक्ति पलासी मॉल के सामने
रोड पर बर्थडे मना रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें हवा में फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इसमें तुरंत थाना सुल्तान गोल्ड सिटी पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक नीरज सिंह जो हवा में फायर करते हुए दिख रहा है और एक मनीष तिवारी को अरेस्ट किया गया है जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। 8 अप्रैल को एक और सीएम योगी के ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक करने की कोशिश, कुछ मिनटों में तरह तरह के ट्वीट किए गए हैं। ट्विटर अकाउंट हैक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर एक्सपर्ट कर रहे हैं पूरे मामले की जांच। तो आपको बता दें कि 9 अप्रैल की रात 12:30 बजे के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का यानी सीएमओ का ट्विटर हैंडल हैक किया गया, जिससे तरह तरह के ट्वीट किए गए हैं। हालांकि ट्विटर अकाउंट को तुरंत ही रिकवर कर लिया गया और साइबर एक्सपर्ट्स पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि सीएम योगी के ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल हैक करने की कोशिश की गई थी, जिन्होंने ये हैक किया था, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएमओ ऑफिस का ट्विटर हैंडल रात 12:30 बजे हैक किया गया। कुछ ही मिनटों में तरह तरह के ट्वीट इससे किए गए। हालांकि अब इसे रिकवर कर लिया गया है। तो यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 27 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। 739 केंद्रों पर 1.20 लाख मतदाता मतदान करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने मतदान किया है। गोरखपुर नगर निगम बूथ पर मतदान किया गया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने मतदान कर दिया है। शिवपाल यादव ने भी मतदान कर दिया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव होने थे। 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। 27 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गोरखपुर में मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार वैसे भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से परचम लहराएगी। बीजेपी का प्रचंड बहुमत से जीतना तय है। सरकार और बेहतर तरीके से काम करेगी। अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी और समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो 27 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तमाम जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़े हैं, जौनपुर से देवेंद्र खरे जुड़े हैं, तो मेरठ से अतुल भी जुड़े हैं। जौनपुर का रुख करते हैं। देवेंद्र खरे, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और किस तरीके से यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है? आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से नवरात्र का आज धीमे धीमे आपको 12 बजे के बाद काफी चेंज जाएगा। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के सभासद, वो भी वोट कर चुके हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर आज इतना वोट किया, किन मुद्दों पर आज अपना वोट किया है। मैं अब विकास के मुद्दे पर वोट किया है और हमारा जो है जिला और प्रदेश अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इस मुद्दे पर मैं वोट किया। तो इनका साफ कहना है कि विकास और स्वच्छ माहौल को देखते हुए वोट किया है। लेकिन हम बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मनोज यादव और भाजपा से विजय सिंह हैं, जो कई कांटे की टक्कर है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी एक मौजूद है यहाँ पर, लेकिन सीधी टक्कर क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी विजय सिंह है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि लगभग यहाँ प्रधान और डीडीसी और एमएलसी और
अभी तक मछली शहर के विधायक राबड़ी सोनकर अपना वोट कास्ट कर चुकी है। 12 बजे के बाद सभी विधायक और एमएलसी अपना बारी से वोट कास्ट करेंगे। जी देवेंद्र, आपके पास लौटेंगे, एसके का रुख कर लेते हैं। एसके, लखनऊ में अगर बात करते हैं तो डिप्टी सीएम का भी वोट वहां पर है। ब्रजेश पाठक क्या वोट करने अभी तक गए वहां पर? बिल्कुल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी तक वोट करने नहीं पहुंचे हैं और संभवतः वे बिजी हैं और अपने प्रतिनिधि के जरिए वो अपना वोट कास्ट कराएंगे। हालांकि बाकी जो लखनऊ के विधायक हैं, चाहे वो सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, लखनऊ उत्तर से विधायक है नीरज वोरा अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, लखनऊ पूर्व से विधायक हैं आशुतोष टंडन जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया, साथ ही साथ जो लखनऊ के सभासद हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव में बहुमत आया है, कुछ इसी तरीके का बहुमत विधान परिषद में हो, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया गया था। हालांकि आज वोटिंग हो रही है और 12 तारीख को परिणाम आएंगे, तो बीजेपी के लिए हम कहें कि राहें बहुत ज्यादा आसान है और समाजवादी पार्टी के लिए कठिन है, क्योंकि 2016 में इन 36 में से 31 सीटें पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार कहीं ना कहीं उसको बचा पाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन, क्या हम कहें कि एसके विधानसभा के चुनावों में विधानसभा के चुनावों में यादव लाइन को वैसे भी ढहा दिया है बीजेपी ने, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अब इस बार चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया होने वाला है एमएलसी चुनावों में? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें 2017 से लेकर 2022 तक समाजवादी पार्टी लगातार विधान परिषद में बहुमत में थी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, लेकिन बावजूद इसके विधान परिषद में बहुमत नहीं था। लेकिन अभी की हम स्थिति की बात करें तो बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है और 12 तारीख को इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। और अगर हम जुलाई तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं जुलाई तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं होगा और वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो केवल एक सदस्य बचेगा, उसके अलावा निषाद पार्टी का एक और अगर हम बात करें बीजेपी की तो सबसे ज्यादा एमएलसी होंगे और समाजवादी पार्टी के पास चूंकि अभी वर्तमान में अब 17 बचे हैं, 8 एमएलसी पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जब 12 तारीख को परिणाम आएगा तो कितनी सीटें और समाजवादी पार्टी गेन कर पाती है, मतलब अपने कितने गढ़ को बचा पाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एसके ये कहती भी है, मतदान केंद्र की बात एसके लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी, एमएलसी चुनावों में हम भारी मतों के साथ जीतेंगे भी और भारी सीटों के साथ जीत करके यहाँ पर दोबारा से लौटेंगे। 27 सीटों पर, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। अतुल का रुख कर लेते हैं, मेरठ में अतुल मौजूद है। अतुल, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए मीनाक्षी, अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ के साथ साथ 4 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ सीआरपीएफ बीएसएफ के भी जवान लगाए गए हैं जिसके शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरठ के अंदर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरह से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मैं मेरठ के नगर निगम में मौजूद हूँ जहाँ पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ही जितने भी वीआईपी हैं सब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल लोकसभा भी यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधान परिषद के अंदर और विधान परिषद के अंदर जिस तरह से बहुमत के साथ सरकार बनेगी और साफ तौर पर देखा जाए तो कुछ अड़चनें 2017 से 2022 निर्णय में आई थी, लेकिन अब की बात की जाए तो अड़चनें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब विधान परिषद और विधानसभा के अंदर दोनों तरफ पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो खुलेआम खुल करके अपना निर्णय ले सकती है, अपने फैसले ले सकती है, जिसके चलते आम जनता के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो सपना है वो साकार हो सकता है। जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। तो लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी एमएलसी चुनाव में मतदान कर दिया है। मतदान के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है मेयर संयुक्ता भाटिया। मैम, जिस तरीके से विधानसभा में बहुमत था, आप विधान परिषद में भी ना? बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा में हमें मिला है बहुमत, उसी प्रकार से विधान परिषद में भी हमारी 27 सीटों में 9 पे हम निर्विरोध जीत चुके हैं। बाकी हमारी आज वोटिंग हो रही है और उसमें हम आगे चल रहे हैं। मैम, अब तो राहें आसान हो गई माना जाए, क्या अब नया होगा? अब
आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5 वर्षों में विकास की गति आगे बढ़ी है और तेजी से आगे बढ़ेगी। 1990 के बाद पहला बार ऐसा होगा जब किसी सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत होगा। बिल्कुल, और इसमें विकास कार्य और तेजी से होगा। दोनों सदनों में होने से लाभ ये रहता है कि आपस में तालमेल रहता है और विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ता है, विकास की गति और आगे बढ़ेगी। ये है लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया जो कह रही हैं कि विकास की गति और तेज होगी और कहीं न कहीं हमारी कोशिश होगी कि तेजी के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन रघुनाथ सोनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। एसके का रुख कर लेते हैं। एसके, संयुक्ता भाटिया से आपने बात की है, 1990 के बाद ऐसा होगा, यानी कि इतिहास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में तोड़ा था, रचा था, और इस बार भी इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से को रिलेट होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 2017 से लेकर 2022 तक काम किया है, उसकी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी इतिहास रचने जा रही है। और अगर हम देखें चीजों को, तो अभी जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, जब प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उस दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस की थी। और उसका फायदा आज सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ही आज वोटर हैं जिनका चुनाव हुआ था, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बढ़त जरूर हासिल कर रही है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं 35 सालों के इतिहास को दोहराया था, जो 35 साल पहले हुआ था कि वर्तमान सत्र में वापसी की थी। तो कहीं ना कहीं आज विधायकों की संख्या भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, साथ ही साथ 63 सांसद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे एक चीज तो साफ है कि विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि आधिकारिक ऐलान जो है वो 12 तारीख को होगा, लेकिन 9 चूंकि सदस्य बीजेपी के पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं और बीजेपी वर्तमान में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी से आगे निकल चुकी है, क्योंकि 8 एमएलसी पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, जिसमें एक एमएलसी बीएसपी का भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। झटका तो विपक्षियों को इस तरीके से पहले ही लग गया है एसके, झटका तो विपक्षियों को इस तरीके से पहले ही लग गया है एसके, बस परिणाम 12 अप्रैल को आने की देरी है। हरेंद्र, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है जौनपुर में? देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से मौजूद हैं। देवेंद्र, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है जौनपुर में? सभी लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं कि सागंज के भाजपा के विधायक, उनसे बात करते हैं कि अपना वोट कास्ट कर लिया। नहीं, हमारा वोट हम सागंज में कास्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारी धर्मपत्नी यहाँ के वोटर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका वोट डलवाने के लिए यहाँ। इन मुद्दों को लेकर आप आज वोट कास्ट करेंगे? देखिए, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, प्रदेश की प्रगति का मुद्दा, जिले की प्रगति का मुद्दा और विकास, ये हमारे प्रथम मुद्दे हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन ये थे रमेश जी जो भाजपा के विधायक हैं और अपनी वोट कास्ट देखेंगे, सागंज में वोट कास्ट करेंगे। इनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। ऐसे में तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि हम लोग विकास का मुद्दा और स्वच्छता का मुद्दा लेकर ही वोट कास्ट करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि एमएलसी चुनावों में जीत दर्ज करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। अतुल, यहां पर अगर बात करते हैं जी, अतुल देखिए, पारा बहुत हाई है, चाहे प्रदेश का हो चाहे राजनीति का हो, एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, पारा हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन गर्मियों की वजह से जो पारा हाई है उसकी वजह से क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही बात है कि गर्मी की वजह से भी पारा ही है, और वहीं अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति का भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधान परिषद की बात की जाए तो चुनाव है और चुनाव को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर जो वोटर हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद के अंदर भी अब की बार 1990 के बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रचंड जीत पाने के लिए भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा की बात की जाए 2016 में विधान परिषद के चुनाव में सपा ने पूर्ण बहुमत से अपनी जीत हासिल की थी। वहीं अब की बात
बात की जाए तो भाजपा सरकार, योगी जी ने सुबह ही गोरखपुर में कहा है कि विधान परिषद के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बैठाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कार्य होते हैं उनमें काफी बाधा रहती है विपक्ष को लेकर के, लेकिन 2017 से 22 तक में जो परेशानियां रही हैं वो 2022 में आगे विकास को लेकर नहीं रहेंगी, क्योंकि चुनाव के सबसे बड़ी बात यह कि जब विपक्ष मजबूत रहता है तो काफी ऐसी बाधा आती है विकास को लेकर के जो नहीं हो पाती है। लेकिन अब की बार विधान परिषद के अंदर पहले ही 8 से 9 जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो चुने जा चुके हैं। 27 और सदस्य हैं जिनको लेकर के काफी टकरार देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतर चुके हैं वो काफी जोर तोड़ के साथ, काफी मेहनत मशक्कत के साथ अपने मैदान में उतरे हैं, तो ये जो परेशानी है वो देखने को नहीं मिलेगी। जी एसके, अगर लखनऊ की बात करते हैं तो मौसम तो वहां पर भी तापमान काफी बढ़ा हुआ है, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि 8 से 4 का वक्त रखा गया है, काफी धूप होती है उस वक्त, तो ऐसे में व्यवस्था किस तरीके से की गई है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो ये राजधानी लखनऊ का वीवीआईपी मतदान केंद्र है, जो कि नगर निगम है, लखनऊ का नगर निगम मुख्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा चूंकि धूप तो है लेकिन अंदर बैठने की व्यवस्था प्रॉपर तौर पर की गई है, सुरक्षा इंतजाम बेहतर हैं और कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं उनके प्रॉपर यहाँ खड़े होने की, बैठने की हर तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि ये वीवीआईपी बूथ है। यहाँ डिप्टी सीएम का वोट है, साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन सभी का वोट है, लखनऊ मेयर का वोट यहाँ पर है। कहीं ना कहीं जो लखनऊ के वीवीआईपीज हैं जिनको आज वोट करना है उन सभी का लगभग वोट यहीं पर है। हालांकि इसके अलावा 9 मतदान केंद्र और हैं जो कि तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं, ताकि जो वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो वहाँ पर वोट डाल सकें। लेकिन ये वोट चूंकि राजधानी लखनऊ का मुख्य है, चूंकि नगर निगम मुख्यालय है और यहाँ पर जो पार्षद हैं, यहाँ से जो सभासद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आपने देखा भी है कि जो सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह यहाँ पहुंचे, उसके अलावा योगेश शुक्ला जो कि बीकेटी से यहाँ के विधायक हैं, लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज वोरा पहुंचे, लखनऊ पूर्वी से विधायक हैं आशुतोष टंडन, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर वोट कर चुके हैं अपना। हालांकि लखनऊ कैंट की अगर हम बात करें तो वहां से विधायक हैं ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनके प्रतिनिधि की तरफ से वोट दिया जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे जो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो अतुल का एक बार रुक करना चाहूंगी एसके, अतुल का एक बार रुक करना चाहूंगी। अतुल, किस तरीके की हलचल? देखिए मीनाक्षी, यहाँ हलचल लगातार देखने को मिल रही है। जो राज्यसभा सांसद हैं, विधायकों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए तो ये वीआईपी बूथ बनाया गया है जिस पर यहाँ पर सभी विधायक और वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव को लेकर के, विधान परिषद चुनाव को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, भाजपा के हर कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर के जितनी भी जागरूकता है वो फैलाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर प्रधान के पास, हर बीडीसी के पास, हर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य के पास पहुंच चुका है। और इसी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कार्यकर्ता है उसी का यही कहना है कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को लाना है। तो विधान परिषद के चुनाव में लगातार यहाँ पर वोटिंग करने के लिए अगर 4 जिलों की बात की जाए तो 4250 वोट पड़नी है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर भी निकल के यही आती है कि उसके बावजूद भी भाजपा के जो प्रत्याशी यहाँ पर आगे चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र, जौनपुर में कितने मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे आज? जी आपको बता दें 1032 यहाँ जो पहुंचेंगे, आज मतदान करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि विजय सिंह जो प्रिंसू हैं, जो भाजपा के सियासी हैं, ये पहले बसपा से एमएलसी यहाँ थे। सबसे बड़ी साख उनके पर लगी है क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी भी हैं। दोनों की साख इसमें दांव पर लगी है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो डॉक्टर मनोज कुमार यादव है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि भाजपा और विजय सिंह प्रिंसू और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का साख दांव पर लगी है। सभी लोग बारी बारी वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वोट प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि आज नवरात्र का लास्ट दिन है, इसलिए सभी लोग व्रत हैं। धीमे धीमे वोट कास्ट कर रहे हैं। 12 बजे के बाद सभी विधायक, एमएलसी और बीडीसी और सभासद यहाँ वोट कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मल्हानी से चुनावी मैदान में थे धनंजय सिंह, हार गए थे, तो ऐसे में साख तो दाव पर लगी है। लखनऊ में अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करते हैं तो उनके अलावा अभी और कौन से चेहरे हैं जिनका वोट यहां पर रह गया है? वीआईपी चेहरों की बात करते हैं तो एसके।
बिल्कुल, अगर हम वीआईपी चेहरों की बात करें तो लगभग सभी का वोट हो चुका है। हालांकि 2 विधायक ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उनका वोट इस बूथ पर नहीं है, उनका वोट दूसरे बूथ पर है, तो वो वहां पर वोट डालेंगे। और एक वोट अभी यहाँ बचा है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा, वो भी यहाँ पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ से सभासद हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें तो लगभग सभी का वोट यहाँ पर कास्ट किया जा चुका है। अगर हम 10 बजे तक देखें तो इस बूथ पर 59 लोगों ने अपना मतदान कर दिया। 59 के 59 अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वीवीआईपीज हैं जो कि या तो यहाँ के विधायक हैं या फिर इस इलाके से सभासद हैं या फिर लखनऊ की मेयर हैं। ये सारे लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे 4 बजे तक मतदान होने हैं, तो ऐसे में मतदाता आते रहेंगे, अपना वोट कास्ट करते रहेंगे। एसके, अतुल और देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।